नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। लोकसभा में कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर करारे हमले किए थे। आज पीएम मोदी ने सबका जोरदार जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया तो विकसित भारत का संकल्प दोहराया। मोदी ने आप नेता केजरीवाल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर इशारों पर कई हमले बोले। दिल्ली चुनाव से पहले दिए अपने भाषण में पीएम मोदी ने झूठे वादे करने वाली पार्टियों को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा, हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया है। कल राहुल गांधी ने विकराल होती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था तो पीएम मोदी ने आज कहा, गरीबों की झोपड़ियों में जाकर फोटो सेशन कराने वालों को संसद में गरीबों की बात बोरिंग लगती है। मोदी का निशाना राष्ट्रपति के अभिभाषण को राहुल गांधी द्वारा बोरिंग कहे जाने पर था। कुल मिलाकर संसद में मोदी का आक्रामक अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है पूरे भाषण के दौरान। What we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. Last budget, there was a photograph. You remember the photograph? Of course. वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो। मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी। हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिला रहे। प्लीज। तो at the center of any new development paradigm for this country, which runs parallel with the production paradigm I spoke of, which works together with the production paradigm I spoke of, is the participation of lower castes, OBCs, Dalits, Adivasis in the wealth of this country. If we look at the largest corporates in this country, they're all owned. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by tribals. If we look at the biggest media companies that support the Prime Minister, every day we see the Prime Minister's pleasant face, smiling face on these media. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by Adivasis. This is a fact. So central to any new development paradigm is the architecture of a new paradigm. And that architecture of the new paradigm can only be built once the caste census is placed on this day. आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से
देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आक्रामक थे, एक एक सवाल का जवाब जो उनसे पूछा गया था वो आज संसद में देते हुए दिखाई दिए। जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे मुद्दा हो अर्बन नक्सल का, मुद्दा हो विकास का, मुद्दा हो दिल्ली से जुड़े हुए गरीबों का, उनके झोपड़ियों पर मकानों का, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नीरज तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी के। रोहित पांडे जी हैं, नेता कांग्रेस के। आशीष कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और विश्वेंद्र कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज तिवारी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोले, बहुत आक्रामक अंदाज में बोले। कल राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए थे सबका जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन क्या ये जो भाषण था ये दिल्ली के चुनाव को देखते हुए नहीं दिया गया था? दिल्ली के वोटर्स को ध्यान में रखते हुए जिस तरह शीश महल का मुद्दा उठाया गया, गरीबों के मकानों का मुद्दा उठाया गया, वो सीधे सीधे जो है मैसेज दिल्ली की तरफ था। देखिए, आप सभी को नमस्कार जी। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात बोलते हैं और शायद आप लोग सुने भी होंगे, आप लोग पत्रकार हैं तो, कि उनके लिए चुनाव कोई मुद्दा नहीं होता है, उनके लिए राष्ट्र मुद्दा होता है, उनके लिए विकास मुद्दा होता है, उनके लिए गरीबी मुद्दा होती है, उनके लिए इस देश की जो प्राकृतिक संपदा है उसके लिए वो काम करते हैं और गरीबों के लिए जीते हैं। तो चुनाव से जोड़ के विपक्षी लोग देख सकते हैं, लेकिन चुनावी कोई ऐसी चीज नहीं थी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शीश महल का मुद्दा पिछले 2 साल से उठा रहे हैं। और क्यों नहीं उठाया जाए? जो आदमी 10 साल शासन में रहा इस दिल्ली में, उन्हें रिपोर्ट कार्ड देने में क्या दिक्कत हो रही है? जिस आदमी ने ये कहा कि मैं ना ही तो कभी बंगला लूंगा, ना कभी गाड़ी लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, और आप बताइए, इतनी सारा झूठ बोल के और आज शीश महल आप बना रहे हैं, आपने हर चीज ले लिया। तो ये गलत है कि नहीं है? आपने बोला कि मैं शिक्षा व्यवस्था दूंगा, अच्छा, आपके शिक्षा मंत्री जेल चले गए। आपके स्वास्थ्य व्यवस्था, ऐसा हुआ कि भ्रष्टाचार में आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल चले गए। खुद आप अरविंद केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री होते हुए आपको भी जेल जाना पड़ा, और जेल कोई आप स्वतंत्रता के लिए नहीं गए, आपने भ्रष्टाचार किया, इस दिल्ली को नहीं, लूटा। नीरज तिवारी जी, जिस तरह से कहा गया हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए, सच्चा विकास दिया है। तो विकास सच्चा दिया है, और दिल्ली का चुनाव जो है ये इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि बहुत सारी झोपड़ियां और मकान जो है, ये सब मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने जो उठाए हैं वो सीधे दिल्ली के मतदाताओं से जुड़े हुए हैं ना। नहीं, दिल्ली के मतदाता से जुड़े हुए तो कोई आज चुनाव के लिए नहीं उठा रहे हैं। वो वर्षों से इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो अपनी मैनिफेस्टो में जो बोला वो पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो बोलती है वो करती है। तो मेरा मानना है कि आखिर 10 साल का आप रिपोर्ट कार्ड मांगिए अरविंद केजरीवाल जी से। ठीक है, वो जनता कल रिपोर्ट कार्ड बना देगी पूरे, जिसका जिसका भी उसको जैसा लगेगा। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। जनता जो करने जा रही है तो पता चल ही जाएगा आपको इनको। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो ये बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने कहा ओबीसी के लिए, इन्होंने आज तक क्या किया ओबीसी के लिए? आप देखिए किस पार्टी में कितना सांसद है ओबीसी के, कितना टिकट दिया गया है, कितने मिनिस्टर बनाए गए हैं, इन्होंने क्या किया पिछले 70 साल में? वो रिपोर्ट कार्ड दे दें। तो अपनी बात ये नहीं करेंगे, लेकिन जो काम कर रहा है उसको आक्षेप लगाएंगे, उस पर उंगली उठाएंगे। ठीक है नीरज जी, पूछ लेते हैं। रोहित पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। रोहित जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे और जो सबका जवाब प्रधानमंत्री ने आज दिया, और बहुत जोरदार तरीके से दिया, और अर्बन नक्सल का आरोप लगा दिया और कहा SC/ST की बात करते हैं, हमें बता दीजिए कभी भी क्या एक ही परिवार के 3 सांसद कभी संसद में रहे हैं क्या? इशारा सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी की तरफ था। साफ साफ, भले उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। आप लोग क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि इसमें सिर्फ ये अनाउंसमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर आप इस बजट को देखेंगे, ये एक तरीके से बजट जो है ये एक चुनावी बजट है। आप इलेक्शन के टाइम पे ही, दिल्ली विधानसभा का चुनाव कल होना है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले अगर आप बजट
पेश कर रहे हैं, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम बजट लोग तो एक लुभानी फरवरी बातें को ही जितनी पेश होता है चीजें ना। अनाउंसमेंट रोहित जी, हर बार एक आप फरवरी को करना ही चाह पेश रहे हैं, तो होता है। आप एक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आपने अगर देखा होगा कि ये बिहार एक एक ऐसा स्टेट है, आपने वहां भी चुनाव होने हैं, वहां पे आपने उनको लुभाने की बात की। अभी उत्तर प्रदेश में होना है, उसको लुभाने की बात की। दिल्ली प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, कल कल उसका चुनाव होना है, तब आपने एक चुनावी बजट दे दिया। ये जो बजट है एक तरीके से एक चुनावी बजट है। ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम सरकार हमेशा जो है इन्फ्लुएंस करने में लगी रहती है, प्रभाव एक जो इनका है वो गलत तरीके का प्रभाव जो डालना होता है, ये बीजेपी की इनकी हमेशा की मंशा रही है और हमेशा ही करते भी है। मैं आपको बताऊं, अगर बजट की बात करें तो कितनी बजट आप, ये इन्होंने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का घर देने की बात की थी, वो कहां गया? उन्होंने कहा था कि जो किसानों की आय है उसको 2 गुनी कर देंगे 2022 तक, को सब कहां चला गया? देखिए भाषणबाजी करना और बयानबाजी करना प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी खुद भी भूल जाते हैं कि हम बयान क्या देते हैं और उसके बाद हमें हमें उस पर अमल करना है कि नहीं, नहीं करना रोहित जी, है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के समय कहा था हम अर्बन नक्सल की जो बात की थी वो करना होगा, सरकार को झुकाना होगा। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो देश विरोधी बात है, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो देश का भला नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये तो कह रहा हूं कि जितनी भी चीजें आप एक बजट का पेश होना और उसमें देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आपने टैक्स में रिलीफ दे दिया, इसमें कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। आप ये टैक्स का रिलीफ जो है अभी 10 साल में आपने जो आपकी सरकार रही है और क्या आपको कितने आप किस तरीके से बजट पेश करके कितना आप रिलीफ दे सकते थे गरीब जनता को, वो आपको करना था। गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बजट आई है। ये सिर्फ चुनावी एक फंडा है, एक चुनावी बजट है और उद्योगपतियों को कितना फायदा पहुंचाया जा सकता है वो एक तरीके से ठीक है, चुनावी आप शायद बजट एक पर बजट बात कर दिया रहे हैं, गया। मैं शायद प्रधानमंत्री जी के भाषण पर सवाल पूछ रहा था। ठीक है, दोबारा फिर आऊंगा। हमारे साथ विश्वेंद्र कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विश्वेंद्र जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, सरकार पे हमले किए कल बहुत जोरदार, वो भी सुना होगा आपने। प्रधानमंत्री जी ने आज सब चीज़ों का मुद्दा वाइज जवाब दिया, भले उन्होंने नाम नहीं लिया। आपको लगता है जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो कहीं ना कहीं सरकार की जो जो काम है उसकी दशा दिशा दिखाने और विपक्ष को जवाब देने में कामयाब रहा? देखो नवीन पांडे जी, पहली बात तो यह कि राहुल गांधी ने जो अपना विपक्ष की ड्यूटी निभाई वो अच्छी निभाई है, उनके अच्छे मुद्दे थे। पिछले कई सालों के अनुभव को देखते हुए कल विपक्ष का बोलना, राहुल गांधी का अच्छा बोलना वो अच्छी बात थी। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया वो भी उससे भी अच्छी बात थी। प्रधानमंत्री ने सारे मुद्दे वो लिए जो उचित थे देश के लिए। ये भी तो सच्चाई है देश के लिए कि पहले जो 10 करोड़ फर्जी राशन कार्ड यूनिट्स बढ़ती थी, फर्जी राशन या गवर्नमेंट की सरकारी योजनाएं बढ़ती थी, आज वो बची ना। और उन्होंने शपथ कहा कि वो हमने चुनावी लाभ हानि नहीं देखा और वो बंद कर दी, जिससे लाखों करोड़ रुपया देश का बचा है और देश के विकास में लगा है। ये भी तो प्रधानमंत्री का तो उचित बात थी ना, ताकि जनता को पता लगे। उससे चुनाव का संबंध नहीं हुआ करता। चुनाव बजट आता है हर साल 1 फरवरी को। और आपको बता दें सैटरडे को हमारा जो संसद का सिस्टम है, मैं लोकसभा कवर करता हूँ पिछले 20 साल से, शनिवार को हमारा सेशन बहुत कम चलता, विशेष केस में, विशेष कारण से ही। और 1 फरवरी को शनिवार था, तो उसमें 1 फरवरी को ही आया वो बजट। तो वो इत्तेफाक है कि आज चुनाव दिल्ली में कल है, उससे कोई संबंध इस बात का नहीं है। वो सारी योजनाएं प्रधानमंत्री ने ली है जो देश के हित की बात थी। अगर घोटाले हुआ करते थे, जब देश में घोटाले हुआ करते थे तो चर्चाएं रहती थी, आज ये घोटाला कल ये घोटाला, तो जनता ऊब चुकी थी, परेशान थी, राजनीतिक लोगों से विश्वास उठ चुका था। तो वो चर्चा क्यों ना विश्वेंद्र, ये कहा जा रहा है, जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली चुनाव को जो मतदाताओं को मैसेज देने की कोशिश की संसद से, और बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं, आरोप भी लगाए हैं और उस मंच का इस्तेमाल किया उन्होंने दिल्ली का चुनाव प्रभावित करने के लिए। आपको लगता है ऐसी बात है या फिर ये तो रूटीन प्रोसेस है, वो संसद में बोलेंगे तो मुद्दे तो आएंगे? बिल्कुल ठीक कहा नवीन पांडे जी आपने। पहली बात तो ये रूटीन वर्क है। मैं फिर कह रहा हूँ 1 फरवरी को बजट आना था, वो आज कल चुनाव में उससे क्या संबंध है इस बात का? फिर भी राजनीतिक पार्टी अगर ऐसा नहीं करती, वो राजनीतिक पार्टी कैसे हुई? अगर भारतीय पार्टी ऐसा किया, हम प्रधानमंत्री के पिछले उठा ले, तो वो विषय होता है देश के हित का। जैसे अभी चर्चा हमारा देश में का नाम विदेश में चर्चाओं में है, सम्मान के साथ लिया जाता है, वो भी तो चर्चा की उन्होंने। किसान पे लाठियां बजती थी 2014 से पहले यूरिया के विषय पर,
वो यूरिया आज आसानी से मिल रहा है, वो भी तो चर्चा की उन्होंने। क्या ये सच्चाई नहीं है? दिल्ली में तो बिल्कुल किसान चर्चा की है। तो बिल्कुल, बहुत सारे प्रधानमंत्री मुद्दे उठाए थे, विश्वेंद्र जी, और सब पे चर्चा करेंगे। दिल्ली चुनाव। एक एक करके आते हैं सभी के पास। आशीष कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आशीष जी, आपने भी सुना होगा भाषण राहुल जी का भी और मोदी जी का भी, और बहुत सारे मुद्दों का जवाब दिया, और बहुत सारे सवाल जवाब पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं। आपको लगता है कि जो जवाब है पहले वो दे पाए सारी चीज़ों का, और अंदाज भी आक्रामक था, और जो सरकार के विकास की बातें की है, एमएसएमई उद्योग की बात की, खिलौना उद्योग के विकास की बात की, उन्होंने कहा कि 239% की वृद्धि हुई है खिलौना उद्योग के निर्यात में। चीन से लगभग हमने बहुत कम कर दिया है अब जो है, और हम विदेशों को निर्यात करने की पोजीशन पे आ गए। ये बहुत बड़ा बेरोजगारी जवाब था। उन्होंने कहा धीरे धीरे हम सारी चीज़ें बेरोजगारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2000 जो 10 साल पहले जो 1 लाख थी, 2 लाख थी इनकम टैक्स सीमा, आज हमने 12 लाख कर दी है 10 साल के अंदर। और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है 10 साल पहले 1 लाख करोड़ का हुआ करता था, वो हमने 11 लाख करोड़ का कर दिया। तो विकास की बहुत सारे बजट बढ़ाए तो हैं उन्होंने। तो फिर बार बार विपक्ष जब सवाल खड़ा करता है कुछ तो देश में हुआ ही नहीं है, तो ये लगता है कहीं ना कहीं जो अतिशयोक्ति है आरोपों में भी और क्या जवाब में भी। नहीं, देखिए, एक तो आप प्रधानमंत्री को बहुत गौर से सुनेंगे तो प्रधानमंत्री की बातों में कुछ भी नयापन आपको नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री की एक इस तरह से उनकी जो है भाषण शैली होती है कि अपने विपक्ष के ऊपर जो है राजनीतिक हमले आप बहुत तेज करिए और आप बातों को गोलमोल घुमा दीजिए। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा जो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको गंभीरता के साथ उन बातों का जवाब देना चाहिए था, परंतु उन्होंने खुद अपनी बातों को इतना हल्का कर दिया है कि वो उपहास के पात्र कभी कभी नजर आने लगते हैं। जैसे कि अर्बन नक्सली की बात, आप अर्बन नक्सली की बात उठाते हैं। कई लोगों को अर्बन नक्सली बता करके याद होना चाहिए कि डीयू के एक प्रोफेसर को बंद कर दिया गया था, किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट से छोड़े और उनको कितनी यातनाएं दी गई थी कि उनको पीने के लिए पानी के जो छोटे छोटे गिलास होते हैं उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ गई थी, तब जाकर के उनको वो गिलास मिला, जबकि वो जो है जेलर अपने जो है कार्यकारी जो है बुद्धि प्रयोग से जो है आसानी से दे सकता था। तो आपने अर्बन नक्सली का एक नया फंडा गढ़ करके आपने देश में एक माहौल तो खड़ा कर दिया। आप विपक्षियों को अर्बन नक्सली बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री के तौर पर एक बड़ा ही शर्मिंदगी भरा है। मतलब कि आपके अंदर कोई भी जो है स्टैंड नहीं है। दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री का कोई भी भाषण होता है, कुछ भी होता है, वो हमेशा चुनावी ही होता है। आपने क्या प्रधानमंत्री को कभी भाषण से इतर कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस आशीष कुमार जी, यहाँ पे आपको बताओ, राहुल गांधी जी ने कहा था हमें इंडियन स्टेट से लड़ना है। जब कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो राहुल जी का भाषण आपको याद होगा, उन्होंने कहा हमें इंडियन स्टेट से लड़ना है। इसका जवाब देते प्रधानमंत्री ने कहा है, संदर्भ में आपको साफ कर दूं, बाकी आप बोल सकते हैं। मैंने पूरा सुना हुआ है। इंडियन स्टेट के साथ साथ जब राहुल गांधी इंडियन स्टेट बोलते हैं तो ये कोई बहुत गलत बात नहीं है। आप तमाम सुप्रीम कोर्ट के वाद उठा करके देखिए, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर जो है भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेगा तो वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया ही लिखा जाता है। तमाम जो है इस तरह के केसेस पड़े हुए हैं, तो क्या वो जो है भारत के खिलाफ चले जाते हैं? जब आप कहते हैं कि स्टेट, तो जो स्टेट शब्द होता है वो गवर्नमेंट ही जो है उसकी शक्तियों का और उसके संसाधनों का वास्तविक उपभोगकर्ता होती है। अगर वो गलत तरीके से काम करेगी तो आप उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना जो है ये कोई देशद्रोही बात नहीं थी। ये बात अलग है कि वो नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रखा है, जिसकी डिग्री आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो वो अजीबो गरीब हरकतें करने वाले और जनता के दिमाग में जो है एक सोशल मीडिया वाला जो है शिकूगा खड़ा करने में वो कामयाब हो जाते हैं। आप सोचिए कि कल की पूरी बहस में आप शीश महल पर जो है आज का जो पूरा उनका भाषण था, आप शीश महल पर बोलते हैं लेकिन खुद अपने राजमहल पर आप नहीं बोलते हैं। और जब शीश महल को देखने के लिए पत्रकार लोग जा रहे थे तब आपने पुलिस से बैरिकेडिंग लगवा करके रोक दी, और 2 दिन बाद आप उसका वीडियो जारी करते हैं। तो उसमें तो आप कुछ भी जो है डाइवर्ट कर सकते हैं। 8,000 करोड़ का प्लेन आप अपने लिए और राष्ट्रपति के लिए मंगवाते हैं, तब आपको कुछ नहीं होता है। आप भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, परंतु दावे के साथ कहा जा सकता, और इसके लिए किसी विपक्षी नेता की आवश्यकता नहीं है।
देश के वरिष्ठतम सांसदों में से एक सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आप लोग उठा करके देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये स्पष्ट तौर से कहा है कि देश का प्रधानमंत्री नालायक, निकम्मा और डरपोक है। सुब्रमण्यम स्वामी की ये स्टेटमेंट है, आप उसको जो है खारिज कर दिए। सुब्रमण्यम स्वामी को आप हटा दीजिए। आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बारे में बात करते हैं, संवैधानिक पद के बारे में, तो सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों गले में लटका करके बैठे हैं आप? नंबर 2 की बात, आप केवल विपक्ष पर अटैक करना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार के बारे में जब बात करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार में अजीत पवार के भ्रष्टाचार पर आरोप आपने लगाए। आज अजीत पवार आपके साथ खड़े हैं, तो सवाल ये है, ठीक है आशीष जी, वो दरअसल अजीत पवार मुद्दा से भटक जाएगा, हम मुझको पूरा कर लीजिए। सरकार का जो मुद्दा ना भटक चीज पर बोलो, एक मिनट, मैं मुद्दा से नहीं भटक रहा हूँ। आपने बिना मैं आ रहा हूँ, नीरज जी आ बता रहा हूँ कि उन्होंने नहीं, इन्होंने बोला कि राजनीतिक भाषण होती है, इन्होंने सुना ही नहीं है पूरा भाषण। ये कांग्रेस के नीरज जी आ रहा हूँ, एक मिनट को जवाब आ रहा हूँ, उसके बाद आप प्रधानमंत्री को कभी भी जो है सुन लीजिए, वो केवल राजनीतिक भाषण देते हैं। वरना मैं चैलेंज करता हूं कि वो 10 साल में आप उठा करके दिखा दीजिए कि खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए हों, और जहां बहुत सारी बातें आशीष जी, डेवलपमेंट की बातें भी थी, देश के जो दिशा है वहां की थी, विकसित भारत की तरफ थी। जो गरीबी को हटाने की बात कही गई है, तो आप बताइए ना कि 85 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा था, 10 साल में गरीबी किस कदर हटी है कि 85 के 85 करोड़ लोग आज भी वहीं पर बैठे हुए हैं। अगर गरीबी का हटाने का सबसे बड़ा मानक यही है। आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना वास्तविक खर्च हुआ है वो भी आप देख लीजिए। आप जो है टोल टैक्सेस को उठा करके देख लीजिए। आप दिल्ली से चंडीगढ़ कार लेकर के चले जाइए, तो सरकार पैसा कहां से लाएगी? सरकार पैसा कहीं से कमाएगी तभी तो खर्च करेगी ना। ठीक है, ठीक है, नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर आऊंगा। पैसा अगर वसूल ली होती, जब वही विदेशों का काला धन 2014 में जो दावा किया गया था वो आ गया होता, और 8,000 करोड़ की जहाज बनाने के बजाय जो 2019 में इन्होंने स्वयं कहा था संसद में कि 5,000 आईएएस के पद खाली हैं, वो 5,000 आईएएस के पद अब तक क्यों नहीं भरे गए? ठीक है, 400 ठीक है आशीष जी, ठीक है, आईएएस के पद आ रहे हैं। ठीक है, इन मुद्दों पे आएंगे। नीरज जी बोलिए। देखिए ये अब ये हम तो पूरा नहीं जानते हैं कौन सा आप बोल रहे थे। ये राजनीतिक विश्लेषक आशीष कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक। देखिए राजनीतिक विश्लेषक तो नहीं लग रहे हैं, ये हमको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज, राजनीतिक ये हैं तो शायद इनको मालूम नहीं है कि देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो राजनीतिक बातें कम करते हैं, इस राष्ट्र के लिए जीते हैं। उन्होंने 15 साल राजनीति छोड़ करके वो कोई बात नहीं करते। स्वीकार करिए, देश के साथ खड़े होइए, व्यक्ति के साथ मत खड़े रहिए। बोला है आपने, सुनिए, आपने बोला राजनीतिक आरोप ये मेरे ऊपर लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप न लगा, में बचें। अपनी बात रखिए नीरज, अपनी बात उस तरह से आप एक चीज बताइए। मैं भी कह सकता हूं कि आप चमचा की तरह बात कर रहे हैं, प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहे, तो ये सही बात होगी। अरे चमचा, आप चमचा की तरह बात कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, केवल जो मैं बोल देंगे। अगर सरकार की कोई आलोचना करेगा तो आप उसे किसी पार्टी विशेष चमचा आप होंगे, हम लोग कार्यकर्ता है, मैं प्रवक्ता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो बात है इसको रखूंगा। आपके चिल्लाने से नहीं होगा, आपके बोलने से नहीं होगा। अर्बन नक्सली की बात करते हैं, अगर सुनिए, अरे प्रश्न का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। सुनिए, पूरी हिम्मत है। 70 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग लीजिए, 10 साल का दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड मांगिए। हम लोग हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, हर साल देते हैं रिपोर्ट कार्ड, हर साल रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ठीक है, आपस में चर्चा करना की जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजधर्म में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म का फिर आपका स्वागत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जोरदार जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए उन्होंने देश का विजन रखा, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मेट्रो नेटवर्क 3 टियर से 2 टियर सिटीज में पहुँच गया है, 1,000 किलोमीटर ये नेटवर्क पार कर गया है।
आने वाले समय में 1000 किलोमीटर और बढ़ेगा। उन्होंने कहा जो लोग गरीबों के झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग लगेगी। उनका गुस्सा समझ सकता हूं। उन्होंने कहा हमारे देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने कहा दिल्ली से 1 रुपया निकलता तो गांव में सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। उस समय पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। और राजीव गांधी जी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा आज करप्शन खत्म हो चुका है, उस समय इतना करप्शन हुआ करता था। उन्होंने कहा 10 साल पहले अखबारों की हेडलाइन जो है घोटालों से भरी रहती थी, आज कहीं घोटाला नहीं है। सरकार चल रही है, सारा पैसा विकास में खर्च हो रहा है, लेकिन जो नेता गरीबों को सपने दिखाते हैं वो शीश महल बनवा रहे हैं, जो झूठे वादे करके आ रहे हैं। केजरीवाल जी पर हमला कर रहे थे, उन्होंने कहा बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी हो गया। बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले 2 लाख रुपए के बाद जो कमाई थी उस पर इनकम टैक्स लगता था, हमने 12 लाख कर दिया। 12 लाख तक कमाओ, कोई इनकम टैक्स नहीं। उन्होंने कहा जो आपदा बनकर आए हुए सरकार जो है युवाओं को भटका रही है। दिल्ली चुनाव कल वोटिंग होनी है, उसके मद्देनजर बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। उन्होंने अंबेडकर की जो विवाद खड़ा हो गया था, याद होगा आपको, अमित शाह जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो अंबेडकर को लेकर जो बार बार अंबेडकर नाम लेते हैं लेकिन अंबेडकर के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने उस विवाद को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जो संविधान की बात करते हैं उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पानी की योजनाओं को लेकर अंबेडकर जी का विजन था। 100 से ज़्यादा जो सिंचाई परियोजनाओं थे वो सरकार ने पूरा किया है। नदियों को जोड़ने की वकालत अंबेडकर साहब ने की थी, लेकिन दशकों तक कांग्रेस सरकारों ने कोई काम नहीं किया उसके ऊपर। हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। गुजरात में ऐसा मेरा सफल अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये कह रहे हर देशवासी का सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर मेड इंडिया फूड क्यों ना हो। भारत की चाय और कॉफ़ी आज दुनिया में महक पहुंचा रही है। हमारी हल्दी की मांग कोरोना काल के बाद बहुत बढ़ गई है। कोरोना के बाद आपको याद होगा पूरी दुनिया में ये प्रचार हुआ कि जो हल्दी है उसमें जो गुण हैं वो इन्फेक्शन रोकते हैं। इसके बाद तो भारत की जो हल्दी है पूरी दुनिया में उसकी जो है डिमांड बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हम हर मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। खिलौना उद्योग जो है वो चीन में विस्तार होता था, लेकिन भारत में जो है 239% ये उद्योग बढ़ चुका है। आज छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, छोटे खिलौने, ये सब हम जो है अपने देश में बना रहे हैं और हमारे जो उद्योगपति हैं वो निर्यात कर रहे हैं। इससे जो है देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। गिग वर्कर्स पर उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जैसे डिलीवरी बॉय और ठेकों में काम करने लोग, उन्होंने कहा उनके लिए हम बहुत काम करने वाले हैं, वो भी एक तरह रोजगार का जरिया है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा की जो देश का विजन दिखाती है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर चलते हैं बातचीत का सिलसिला फिर बढ़ाते हैं आगे। नीरज तिवारी जी हैं बीजेपी के नेता, रोहित पांडे जी हैं कांग्रेस के नेता, आशीष कुमार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक और विश्वेंद्र कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। नीरज तिवारी जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने एक विकास का भी रोड मैप रखा, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमले भी किए, तो आपको लगता है कि ये मौका था कि जिस तरह से अगर ये कटु बातें न कही जाती सरकार की जो, तो शायद बचा जा सकता था? जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो विषय अलग है, वैसा करना नहीं चाहिए किसी को टीवी डिबेट में या चैनल पे या बैठ के। दूसरी चीज जो आज मुद्दा आपने बताया कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, राहुल गांधी जी ने क्या किया है उन लोगों के लिए? उन्होंने जो आरोप लगाया गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, और उन्होंने जो शब्द यूज किया देश के राष्ट्रपति के लिए बेचारी, ये उचित है क्या? उन्होंने ओबीसी की बात करी। आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पूरे पार्लियामेंट में किस पार्टी में कितने सांसद ओबीसी के हैं और किसने कितना टिकट दिया और किसने कितना योजना चलाई। बोल दे रहे 70 साल से उन्होंने क्या किया है ये पूरा देश जानता है, और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। इस 70 साल में आपने कितना डेवलपमेंट किया और कितना नक्सलवाद बढ़ाया और कितना आतंकवादियों को पाला पोसा और कहां कहां से फंड आया, ये पूरा देश के नौजवान जानते हैं। इसलिए ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब शपथ लिए थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी का जारी किया गया था उसको अक्षरशः पूरा किया गया। उसमें 99.9% मैनिफेस्टो को पूरा किया गया। और आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री पर जो दिन रात
मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दिन नीरज रात तिवारी देश जी, के नीरज लिए। तिवारी जी, ये कहा जा रहा है कि भाषण में बहुत सारी बातें जो कही जाती हैं वो बहुत सारी अतिशयोक्ति होती हैं। आज हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बिल्कुल। बढ़ी हुई है, आज लोगों को काम नहीं मिल रहा है, महंगाई अभी तक बढ़ी हुई है, मैं थोड़ी सी इस बता बार जो है काबू में आई है। ये सब भी तो चर्चा का नहीं विषय होने चाहिए ना। देखिए देखिए बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। आप उनके भाषण को सुनिए। आप बताइए कि पिछले 10 सालों में इस देश में जितना स्टार्टअप शुरू हुआ और जितना रोजगार का सृजन हुआ, उतना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। ये लोग एक मुद्दा लेकिन पकड़ते हैं, 90% नौकरी नहीं स्टार्टअप दी तो है काम नहीं सरकार। कर पा रहे, 10% स्टार्टअप ही काम कर पा रहे हैं, वो सब फेल हो गए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाटा दे रहे हैं सरकारी नौकरी का, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति कोई इंडस्ट्री बैठाता है, कोई उद्योग बैठाता है, कोई दुकान बैठाता है, उसमें कितने लोग इंगेज होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बोला था कि रोजगार का सृजन सबसे ज्यादा हम करेंगे, और उन्होंने किया। आप सिर्फ नौकरी पे आके ये लोग अटकते हैं। इन्होंने क्या किया, जो ये आज आरोप लगा रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे राहुल गांधी जी कल, जो जिस तरह की बातें उन्होंने किया, उनके कार्य क्षमता को दर्शाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रहे हैं इस देश को और यहाँ के जो भी संस्थाएं हैं उसको। उसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि नीरज जी, उनका क्या अर्बन विजन नक्सल है। की बात अभी आशीष जी कर रहे थे। अर्बन नक्सल जो शब्द इस्तेमाल किया राहुल बिल्कुल। गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए, राहुल गांधी जी ने कहा था इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है। इंडियन स्टेट को बताया जा रहा है सरकार के खिलाफ, हमें सरकार से संघर्ष करना है, भारत देश से नहीं करना है, ये कहा गया। इसको अर्बन नक्सल क्यों कहा जाना चाहिए, बताइए। मैं बता रहा हूं आपको क्यों कहा जाना चाहिए। आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी, वो चाहे कोई भी दल हो या किसी भी दल के नेता हो, अगर उनकी एक्टिविटी नक्सलवाद की तरह होगी, वो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, सेना पर उंगली उठाएंगे, राष्ट्रवाद का विरोध करेंगे, भारत की नैतिक मूल्यों का अपमान करेंगे और नक्सलवाद की तरह एक्टिविटी करके ड्रग्स को बढ़ावा देंगे, तो क्या कहा जाएगा? आप ही बताइए, उनको क्या कहा जाएगा? नहीं, राहुल राष्ट्र गांधी जी कहा पे ये जो जाएगा? आरोप लगा रहे हैं, ये सब थोड़ी कब ड्रग्स पे बढ़ावा दिया राहुल गांधी जी? नेता प्रतिपक्ष है, देश के सम्मानित नेता है, उनका परिवार इतने सालों से राजनीति में है, इस तरह के नहीं, तो बिल्कुल 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 सम्मानित नेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सम्मानित आशीष नेता जी। नहीं है, लेकिन एक सम्मानित नेता भी अगर इस तरह की एक्टिविटी करे और राष्ट्र विरोधी काम करे और राष्ट्र को बदनाम करे बाहर घूम घूम के, ठीक है, तो आप उसको ये क्या कह रहे हैं कहा मैं जाएगा? बचाव आप का मौका। बताइए। रोहित पांडे जी क्या कहेंगे इस पे? मैं नीरज जी को एक जवाब देना चाहता हूँ। ये राष्ट्रवाद कहने की जरूरत नहीं है आपको। ये मोदी की सरकार, ये जुमलेबाजों की ये सरकार है, पहली बात। दूसरी चीज, जो इंडियन स्टेट की बात की है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, उसका आप अलग गलत मत निकालिए। उसका अर्थ ये है कि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार भी नहीं है वैसे, ये तो मोदी की सरकार है। सिर्फ मोदी और अमित शाह जी चलाते हैं इसको, और कोई नहीं चला रहा है ये इसको। अब आपकी लोग डरते हैं मानसिकता। उनसे। दूसरी चीज, देखिए, इंडियन स्टेट की सुनिए बात सुनिए, हमने इसलिए ये की, हमारे नेता ने इसलिए किया। सुन लीजिए नीरज जी, नहीं सुन नहीं, लीजिए। आपने अभी बोला, आपको हमने सुना है। सुनिए, अब नीरज जी मौका दूंगा अभी, नीरज जी इंडियन मौका स्टेट दूंगा, की सुनिए। बात हमने नीरज जी इसलिए मौका की, दूंगा। एक परिवार इंडियन में स्टेट की 3 बात हमने सांसद हैं, इसलिए आप की कि परिवारवाद आपने पर सारी नहीं बोलिएगा। सरकारी संस्थाओं लेकिन को जहां अपने सबसे कब्जे में ज्यादा ले रखा है। लोकतंत्र जिस पार्टी आपने में, उस पर सरकारी आप उंगली उठा मशीनरी को रहे हैं। यूज करते हैं आप, अरे इसलिए सुनिए, हमने वो इंडियन 15 साल स्टेट की बात संगठन की। में रह के आए हैं आपने मोदी जी। सरकारी मशीनरी राहुल को जी जो कितने यूज दिन करते संगठन में हैं, रह के आए? आप जो सोनिया उनको जी कब्जे कितने में दिन ले रखा संगठन है, में रह पहले के आई उनको हैं? आजाद करिए। और सुनिए, घोटालेबाज की बात कर रहे हैं ना, करप्शन की बात। करप्शन तब पता चलेगा जब आप पहले इनको मुक्त करिए। पहले इन मशीनरीज को जो है, जो अच्छा। मशीनरी हमारी है ना, सबकी है, जो एक इंडिपेंडेंट जो मशीनरीज है, उनको पहले इंडिपेंडेंट करिए। आप उनको स्वतंत्र होने दीजिए। मोदी सरकार ने क्या बिल्कुल। किया है क्या कि बात कर रहे हैं? नवीन जी, आप क्या इसको बात अपने कर रहे हैं? कब्जे में कर क्या रखा हुआ बात कर रहे हैं? है। कब्जे में इंडिपेंडेंट करने एजेंसी का को वजह कैसे समझ रहे हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी कहा जाए? आप मतलब आपकी सरकार में इंक्वायरी कैसे एजेंसी करवाएंगे? इंडिपेंडेंट बताइए, आप थी और कैसे इस इंक्वायरी सरकार में अगर कराएंगे? इंडिपेंडेंट सब उनके के साथ इशारों काम में कर चल रही तो रहे हैं। इंडिपेंडेंट नहीं अगर है। मोदी वाह, सरकार के इशारों में सारी चीजें चल रही है, तो आप बिल्कुल गलत। कैसे इंक्वायरी कराएंगे? इंक्वायरी तब होगी जब हमारी बिल्कुल सरकार गलत। आएगी, तब हम बताएंगे कि इंक्वायरी कैसे होती है, घोटाला क्या है, स्कैम क्या है और भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ है। ये तो होने नहीं दे रहे हैं। ये तो जो तो अपनी पूरा लोग मनमर्जी जान कर रहा रहे है हैं। कि पूरा लोग जान रहा है। सरकार, आप क्यों नहीं, सबको पता है। आज जितने लोग हैं, आप नहीं करते हैं क्या? आपको सिर्फ 2 ही आदमी क्यों याद आ रहा है? आप परिवारवाद की बात करते हैं। आप नहीं कहते कि 2 आदमी पूरे हिंदुस्तान को चला रहा है। हम चलाने देंगे? क्यों चलाने बिल्कुल देंगे? नहीं। इंडियन स्टेट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आप बिल्कुल, सारी सरकारी मशीनरियों को, देखिए, सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रखा है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप लोग हिंदूवाद और राष्ट्रवाद, धर्मों के आधार पर मुद्दों को बना करके विकास को पीछे कर
दिया आपने। आप अनएम्प्लॉयमेंट, आप 10 साल के, आप कितना 50 साल चाहिए नहीं, आपको? आप आपने 10 साल में, आप 10 साल में रोहिंग्या आज भी को लोग लाइए। बेरोजगार हैं। नहीं, आज इस भी राष्ट्र को खत्म कीजिए। एजुकेटेड स्टूडेंट सुनिए से आज भी रोड आप पे क्यों है? आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए, रोहिंग्या को लाइए केवल और आप आतंकवाद को जुमलेबाजी बढ़ावा मत करिए आप दीजिए, लोग। सैनिकों का आप अपमान जुमले कीजिए नीरज जी और इस जुमलेबाजी देश करने के से नहीं है। संसाधन को बेचिए, आप इस देखिए देश मोदी की भक्त बनिए, बहुत संप्रभुता अच्छी को बात है। बेचिए। हम राष्ट्र भक्त हैं, आप मोदी भक्त हैं, इतना ही है। हम ठीक लोग है, राष्ट्र भक्त हैं। ठीक है रोहित और पांडे आप जी, मोदी भक्त हैं। रोहित पांडे जी, अब आपकी बात आ गई है। सुनिए। मेरा सवाल यहाँ पर एक खास तौर से है, प्रधानमंत्री ने काफी विकास की बातें भी देखी है रोहित जी, वो भी देखिए ना। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी इकोनॉमी अगला तरह की बढ़ रही है। 1-2 लाख रुपए होता 10 साल पहले इनकम टैक्स का जो वो था, आज हमने 12 लाख कर दिया है। यार तो नीरज मिडिल जी, क्लास को इतना वही बड़ा तो मैं कह तोहफा रहा हूँ दिया है। आपको कि इन्होंने टैक्स में रिलीफ दे दी। ये बिल्कुल मैं नहीं दिख आपके रहा है सवाल को लोगों समझ को। गया। आपने टैक्स में रिलीफ दे दिया, लेकिन महंगाई दर क्या हुआ? महंगाई दर इतना नीचे चला गया है, उसमें क्या, जब बचत नहीं होगी, आपके जेब में पैसा नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? आपको टैक्स रिलीफ देकर के क्या करेंगे जब आपके पास इनकम ही नहीं है? आपके पास, जब आपके पास बचत नहीं, सेविंग नहीं है आपके अकाउंट में, अगर आप अपना अकाउंट अपना तलाशिए जाके, आप जाइए बैंक में देखिए, आपका जो इनकम है वो आपके हाथ में नहीं है। तो जब आप टैक्स की बात तो तब होगी, टैक्स तो तभी देंगे जब हमारे पास इनकम होगा, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होगा, तब तो हम रोहित जी वो कह रहे करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को लखपति बना दिया। 1.25 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति बनाया है। और डेटा दे रहा हूं आपको, एक डेटा और दे रहा हूं। हेल्थ का जो बजट है, हेल्थ का बजट कम कर दिया, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, एग्रीकल्चर का बजट कम कर दिया। अरे भैया, आपने आप जाके रोहित जी ये वो कह रहे हैं, रोहित जी वो कह रहे हैं, रोहित जी सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया हमने, और जो है 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उतारा हमने, निकाला है वहां से। आप कैसे करें, लोगों को पैसा नहीं है? ये भी आंकड़ा वो दे रहे हैं। आंकड़े देखिए, आंकड़े ये इतने सालों के बाद आंकड़े देना, आप देखिए ये सरकार का काम है। हमारी सरकार होती है, हम आंकड़े अपने बताते। आज इन्होंने बस केवल अपना उल्लू सीधा करना है। वो कब करना है, कैसे करना है और किसके साथ करना है, और इनको तो डर इस बात का है कि भाई बिहार में सारी योजनाएं, सारे बजट तो आपने बिहार के लोगों को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं बिहार के मुख्यमंत्री साहब नीतीश जी कहीं सरकार ना गिरा दे, इसलिए उनको लुभा दिया, उनको वहां की जनता के लिए अच्छा किया। ठीक है, चलिए आप बिहार पे आ गए। विश्वेंद्र कुमार जी, आपको आवाज आ रही है? विश्वेंद्र कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू के बारे में भूल गए आप? उनको क्या करना चाहिए? तो आप करिए ना, आप अपनी राजनीति करिए। आप हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करके और ऐसे चुनावी बजट पेश करते रहिए। एक दो ही आदमी तो भाषण देता है दुनिया में, एक तो सबसे अच्छा भाषण देते हैं मोदी जी, और दूसरे बढ़िया और तरीके से और झूठ और फरेब करके एक हमारे केजरीवाल साहब हैं जो दिल्ली को लूट रहे हैं। तो 2 लोग हैं, लूटते रहिए। जब हमारा वक्त आएगा, समय आएगा, तो हम भी बताएंगे कि कौन कहाँ करप्ट आदमी है, ठीक है, क्या करप्शन करके ठीक है, आपका वक्त आएगा तो आप बताइएगा। नीरज जी छोटा जवाब दीजिए इस पे, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी देखिए, जिस तरह का सवाल इन्होंने बोला कि हम सरकार के लिए काम करते हैं और बिहार में सरकार मुख्यमंत्री बिहार के गिरा नहीं दे, इसलिए वहां बजट दे रहे हैं। इस देश में, जिस प्रदेश में जितनी आवश्यकता होती है, भारत सरकार उतनी बजट देती है, पहली चीज। दूसरी चीज आप याद रखिए कि हम लोग कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। सत्ता आती है, जाती है, आएगी, जाएगी, लेकिन हम लोग आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं जी। सत्ता के राजनीति नहीं करते, इस पे तो बड़ा विवाद हो जाएगा। चलिए बात पूरी कर लीजिए पहले अपनी। जिसको जितनी जरूरत उस हिसाब से नहीं मिलता, उसके लिए जो है गाड़ी फार्मूला उसके हिसाब से जाता है। अभी भी बोल रहा हूँ कि सत्ता के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग इस देश के लिए राजनीति करते हैं, इस देश के विकास के लिए राजनीति करते हैं, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राजनीति करते हैं, और इस राष्ट्र को सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। सत्ता तो जनता देती है, सत्ता तो जनता देती है, जनता सत्ता देती है। जब आपका मन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी दिया होगा, आपका कार्यशैली अच्छा होगा, तो सत्ता आपके हाथ में रहेगी ही। ये लोग कितना भी चिल्लाते रह जाएंगे, कितना भी चिल्लाएंगे, नहीं होने वाला है। ठीक है, रोहित जी आपकी बात आ गई है, नीरज जी आपकी बात आ गई है, आशीष जी बात पूरी कर लीजिए। चिल्लाएंगे, कुछ होने ठीक वाला है, नीरज जी बात आ गई आपकी। लोग समझ चुका है 70 सालों में सारी जो है इस तरह से विपक्षियों ठीक है, ने नीरज लूटा जी है। आपकी बात आ गई, बोलिए आशीष जी। मतलब कि कई बातें जो है ऐसी कही गई हैं जो कि बहुत ही गलत तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, और मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं। एक तो पहले डिबेट में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाए जाने चाहिए, कोई भी लगा सकता है। दूसरी बात, मैंने कोई भी बात प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं की थी। इनके जो है वरिष्ठतम सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को मैंने कोट किया हुआ था, तो जाकर के उनसे लड़े।
नंबर 3 की बात की, जो बात इन्होंने तमाम चीजों पर कहा कि वो जो है देश की तरक्की के लिए भ्रष्टाचार पर बात करते हैं या फिर जो है वंशवाद को, तो याद रखिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये जो लोग, राहुल और प्रियंका, तो ये चुनाव लड़ करके आए, तो क्या ये लोग वोटर्स के ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि ये लोग जय शाह की तरह जो है बहुत महान क्रिकेटर तो थे नहीं जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, और तमाम जो आप कल्याण सिंह का पूरा परिवार उठा करके देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी संसद में है। आज की तारीख में, नीरज जी एक मिनट शांत रहिएगा, बोलने दीजिए, कि आज की तारीख में भाजपा का लगभग हर परिवार जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति में है। आप राजनाथ सिंह को उठा करके देखिए, उनके बेटे जो है विधानसभा में पहुंचा दिए जाते हैं, उनके तो बेटे शायद लोग आपको कहीं ना मालूम कहीं नहीं है, सेट किए आपको गए मालूम हैं। नहीं है, राजनाथ जी के लड़के ने 20 साल संगठन में काम किया है, 20 साल संगठन में, आपको शायद मालूम नहीं है। प्रियंका आशीष गांधी जी भी जो है ना 20 साल से ज्यादा आशीष जी संगठन में काम किए हैं, आपको भी याद उन्होंने होना खुद चाहिए। टिकट काटा आप था, इस तरह की बयानबाजी राजनाथ मत जी करिए जब और नीरज जी राष्ट्रीय बोलने अध्यक्ष थे, दीजिए, आपको डिबेट शायद इस तरह मालूम से नहीं, नहीं आप होगी, पढ़िए, उन्होंने नीरज जी खुद ऐसे नहीं टिकट होगी। काटा नीरज था। जी, आप जो है आप नीरज जी सुन लीजिए, काफी मौका मिला आपको। मुझे मत टोकिए। नीरज जी काफी मौका मिला था, आपको सुन लीजिए। संगठन का काम किए, फिर पार्टी ने नहीं, टिकट दिया और है, मैं इनकी जो फिर है पार्टी और ने बातें टिकट बता दिया रहा है, जब हूँ। 18 साल काम जहां किए तक संगठन इन्होंने के लिए। गरीबी के बारे में बात की, तो गरीबी के बारे में मैं बिल्कुल सीधा बोल रहा हूं कि अगर गरीबी कम होती तो 85 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को जो है उस अनाज के दायरे से छुटकारा मिला। दूसरी बात, जहां तक टैक्स में जो छूट देने की बात है, आप टैक्स में डाटा वस्तुतः देखिए, कोई छूट डाटा नहीं दी गई। देखिए, 12 लाख तक 28 वालों को जो है से वित्त मंत्री का करोड़ भाषण लोग है गरीबी कि रेखा वो से किसी न निकले किसी हैं। तरह की रिबेट ले सुनिए, लेते थे, उस सुनिए, रिबेट को ही छूट दिया गया है। लेकिन साथ में गरीबी ही रेखा से भारत कितने की लोग महान निकले हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बताऊं तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुपए की कीमत किस स्तर पर पहुंच गई है, और ये नरेंद्र मोदी के जो है शब्द पहले है मैं कि आपको जिस बता दूं कि देश का गरीबी रुपया रेखा से गिरता है पिछले 10 साल में मित्रों, कितने लोग उस निकले हैं, डाटा देख देश लीजिए का आप। प्रधानमंत्री कमजोर होता है। तो सोचिए कि आज देश का प्रधानमंत्री कितना कमजोर है। और आज जहां तक चीन के भारत में आने की बात है, आपने सैनिकों का मनोबल किया है, कमजोर किया है। जो सैनिक चीन के सैनिकों का मुकाबला कर सकते थे, उनको रोकने का काम आपने किया। और यह दावा मेरा नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी का है, आपके सांसद का है। मैं अपना भी बयान दे दूं कि जहां तक सैनिकों पर प्रश्न उठाने की बात है, ठीक है आशीष जी। 1975 में रामलीला मैदान से आपके नेताओं ने देश के सैनिकों और पुलिसों का आह्वान किया था कि सरकार की बात को मानने से मना कर दो, देशद्रोह। ठीक है आशीष जी, इतिहास में नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें भी करने के लिए बातचीत है। आशीष जी, हमारे साथ विश्वेंद्र कुमार जी हैं। विश्वेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। विश्वेंद्र कुमार जी, जो प्रधानमंत्री का पूरा भाषण है, उसका एक जो पक्ष था वो विपक्ष पे उन्होंने हमला बोला, दूसरा पक्ष जो विकास की जो उन्होंने जो दिखाई, जो अब तक काम किया सरकार ने और आगे जो करने वाली है, आपको लगता है इसमें संतुलन था? और जो विकास की बातें कही जा रही हैं वो आगे चल के बेरोजगारी पे कंट्रोल कर लेगी, देश की समस्याओं को कंट्रोल कर लेगी? देखो नवीन पांडे जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं पहले तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा नीरज जी को। नीरज जी, आशीष जी ने जो शब्द कहे हैं और उसको आप प्रवक्ता न कह के कुछ और कह रहे हैं, ये विशेषज्ञ न कह वो अच्छी बात नहीं है। किसी भी विशेषज्ञ पत्रकार प्रवक्ता को ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए, आप अपने गंदी बात है, माफी चाहूंगा। आदरणीय नवीन पांडे जी, इम्पोर्टेंट था आज का जो उन्होंने भाषण दिया, सिर्फ तथ्यपूर्वक था। विकास की बात की है, जैसे एक पॉइंट में यहाँ पे याद दिला दो आपको, कैंसर वाली बात आई थी। आज कैंसर डे है और कैंसर डे से कुछ दिन पहले ही 200 डे केयर सेंटर खोलने की बात बजट में की गई है। तो ये भी विकास के रास्ते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के लिए काम करते हैं, मान लेंगे इस बात को हम, लेकिन वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो विकास की गति के लिए काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आपको याद दिला दूं, ये विशेष बात ध्यान दें, 2014 में विपक्ष नहीं था, पूर्ण संख्या में नहीं आता, 55 सांसद चाहिए होते हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइज विपक्ष नहीं था। उसके बाद भी सत्य है कि विपक्ष को पार्टी मीटिंग में, विपक्ष को कमेटियों में लिया गया और उनका सम्मान किया गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं या अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन विश्वेंद्र, ये तो कहा जाता है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को तैयार रहती है, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी शुरू कर देती है और बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके काम करती है। तो ये कहना कि सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, ये क्या सही माना जाएगा? नहीं अनिल जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्ता के लिए ही काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, ये उसकी अच्छाइयां है जो उसकी टीम है। भारतीय जनता पार्टी जो टीम है 24 घंटे और 700 दिन
चुनावी मोड में रहते। ये गलत थोड़ी है। अगर देश के लिए काम और करते ये बात हैं, गर्व से तो कहते हैं, देश के लिए काम वो ये करते बात खुद ही कहते हैं, गर्व से कहते हैं हम इतना एफिशिएंट हैं कि हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, और वो करते भी ऐसा। नवीन जी वो करते भी ऐसा। और अपनी टीम जो आज है, ये मानना पड़ेगा, कोई पार्टी खराब नहीं होती, पार्टी के लोग अच्छे और बुरे होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 100% चल रही है, उसका नेतृत्व तो वाकई अच्छे हाथ में है, और जो उसकी टीम है वो मजबूत हाथों में है, और टीम भी कर्मशीलता से काम कर रही है। मैं आपको याद दिला दूं कि देश के जो मंत्री हैं आज भारत सरकार के, जो पहले 2014 में थे, ऑफिस में किस टाइम पहुंचते थे, और आप चेक करो टाइम से पहुंचते हैं, देर शाम तो बैठते हैं, वर्किंग अच्छी होती है, सबसे है पूरा लिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहे या मोदी जी कहे, वो टीम के द्वारा काम अच्छे करेंगे, और जो ऐसा करेगा वो देश के लिए काम करेगा, वो अच्छा माना जाएगा। तो ये अच्छी बात है, बधाई की बात है मोदी जी के लिए, वो देश के लिए काम करे, परिवार के लिए काम नहीं करे, ये भी हमें मानना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा कि एक परिवार के 3 सांसद है, अप्रत्यक्ष रूप से कहा चाहे, तो सच्चाई तो यही है ना। मोदी जी के परिवार में रिश्तेदार कोई नहीं है ना, तो एक घर के 3 है, तो वो तो सुननी पड़ेगी ना। वो तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है, स्वीकार करिए चीज है। लेकिन चीन के साथ में अगर आप ये भी देखें कि ओबीसी SC ST वास्तविक काम उनके लिए भी हो रहे हैं। ये भी सत्य है कि SC ST की जो सीट पहले हुआ करती थी 3000, आज जो 9,000 के आसपास है। नवीन जी ये भी मानना पड़ेगा। जो सीट पहले ओबीसी 14,000 थी वो 32,000 के आसपास है, ये भी मानना पड़ेगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो 10 करोड़ महिला अब तक काम कर रही है, वो प्रगति का रास्ता है, ये भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ठीक है रोहित पांडे जी, ठीक है विश्वनाथ जी, आपकी बात आ गई। रोहित पांडे जी, देखिए देश का विकास तो हो रहा है, आप लोग बिल्कुल खारिज कर देते हैं कोई काम ही सरकार नहीं कर रही है। राजनीतिक विद्वेष की भावना इतनी ज्यादा क्या होनी चाहिए कि आप सरकार के सारे काम खारिज कर दें? अगर कोई काम ही नहीं होता तो चुनाव कैसे लगातार सरकार जीत रही है, मोदी सरकार? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर एजेंसी आपके हाथ में होगी और सारा सिस्टम आपके हाथ में होगा, एजेंसी वोट थोड़ी दिला देगी, एजेंसी बना लेंगे। आपकी बात मान लिया, करप्शन लगाए जाते हैं वो कोई झूठा आरोप नहीं है। मैं नवीन जी, मेरी बात को समझिए, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोदी सरकार आज जो है सरकारी मशीनरीज का इस्तेमाल कर रही है, उससे हमें दिक्कत है। आज हम इंडियन स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं? हमें खतरा, देखिए हमें लड़ना किससे? आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का गुस्सा किस बात के लिए है? क्यों हम लड़ने की बात करते हैं? हम कोई अच्छी चीज होगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अभी आप लोगों ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन पहुंचाया। अरे भैया, इसका मतलब हुआ कि 80 करोड़ जनता गरीब है। इसका मतलब ही तो आप वो एक सरकार कहती है, रोहित जी सरकार कहती है कि उनको हम मदद दे रहे हैं, बेरोजगार रहना देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुझे इस बात का दुख होता है। मैं देश की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की सरकार की जरूरत क्या है, जो सिर्फ धर्म के नाम पे। रोहित जी यहाँ पे काउंटर सवाल है। रोहित जी सुनिए, आप भी तो दिल्ली चुनाव में 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। रोहित जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। रोड पे खड़े रोहित जी, आप भी तो दिल्ली चुनाव में 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं खटाखट स्कीम के तहत हम देंगे, आप भी तो कहते हैं वो गरीब लोग हैं। आपके खिलाफ है। चलिए, आपने मेरा सवाल सुना नहीं लगता। मैं कह रहा हूं कि जो स्कीम जो बनाई जा रही है, आपकी पार्टी बना रही है, वो भी ऑफर कर दे चुनाव में 8500 रुपए देंगे, हम 2500 रुपए देंगे, तो क्या गरीब थोड़ी है? वो तो एक मदद है जो ऊपर से दी जाती है। तो इसको आप सरकार जो मदद कर रही है उसको आप ये मत समझिए कि गरीबों को मदद कर रही है। भैया, एजुकेशन का क्या हाल हो रखा है आपको पता है? मैंने आपसे क्या कहा कि एजुकेशन बजट कम कर दिया गया, एग्रीकल्चर बजट कम कर दिया गया, अब हेल्थ का बजट कम हो गया, आप एजुकेशन का बजट कम हो गया, तो फिर जब बजट ही कम कर दिया आपने, तो फिर एजुकेशन मिलेगी कैसे? कैरियर कैसे बनेगा बच्चों का? उनके सपने हैं वो कैसे होंगे? उनके माँ बाप का जो सपना होगा कैसे होगा? देखिए, आप ये हम नहीं कहते हैं कि ये हर पूरे सिरे से हम किसी चीज को नकारते नहीं। बजट कहीं ना कहीं किसी चीज में कहीं ना कहीं लाभदायी होता है। लेकिन हम लोगों को जो जितना ये अपनी बातें कहते हैं जनता के लिए, जितनी बात ये अपने भाषणों में कहते हैं, जितने ये बयान देते हैं, जितना ये पार्लियामेंट में खड़े होते, पार्लियामेंट कोई रैली थोड़ी हो रहा वहां पे। लेकिन रोहित जी, ये तो देखिए राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग कहना, इस पर भी नाराज थे वो। बोरिंग नहीं कहना चाहिए था ना। आज अब बार आप लोग यही कहते हैं कि अपोजिशन सवाल नहीं उठाती है। अरे सवाल हम उठाते हैं, उसका जवाब आप नहीं देते हैं। आप अपने अंदाज में आप बड़े बेवाकी से तरीके से आप उससे बच के निकलते हैं। वो बस केवल आप नेहरू की बात कर देंगे, आप
अरे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे क्या हुआ था आपको पता है? आपने आपने आज देश आजाद हुआ किसके करने से हुआ? आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो उन्होंने अपनी जानें दी और इसका ठीक है, चलिए इतिहास की बात का समय नहीं बचा है। ठीक है रोहित जी, इतिहास की बात फिर कभी करेंगे। नीरज तिवारी जी जवाब दीजिए, समय कम बचा है। नीरज जी जी बोलिए। देखिए, राहुल जी की मानसिकता आप इस बात से समझ सकते हैं, उन्होंने देश के राष्ट्रपति को, एक महिला राष्ट्रपति को किस तरह से अपमानित किया है। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और समझदार समझ सकते हैं कि इस तरह की मानसिकता उनकी है। अब इन्होंने कोई बोला कि 85 करोड़ को राशन दे रहे हैं, गरीबी है क्या? आप शायद इनको बताइए कि ये डाटा पढ़ के आए कि पिछले 10 सालों में कितने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया है, ये शायद इनको मालूम नहीं है। 25 करोड़ तो बोल रहे हैं, वो सरकार डाटा बोल रही है। और मुद्रा अवमूल्यन के साथ जोड़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि और लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। अरे भाई आप बीच में मत बोलिए, जब सुन रहे सुनिए। नंबर एक, आप चिल्लाना चाहते हैं चिल्लाइए। अगर मैं को बेचारी करने की बात है तो ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी का चपरासी तक कहा गया है, इसी विपक्ष में। अरे सुनिए, अब बीच में आप शुरू हो जाइएगा। नहीं, आप गलत डेटा देंगे तो मुझे करेक्ट करना पड़ेगा ना। लगता है नीरज तिवारी जी की आवाज चली गई है। आशीष जी पूरा कर लीजिए अपनी बात को आप। जी, मैं वही कह रहा था कि राष्ट्रपति के खिलाफ पहले भी इस तरह के बयानबाजी हुए। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कितनी अश्लील बातें कही गई हैं, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में क्या कहा गया है, शंकर दयाल शर्मा के बारे में क्या कहा गया। हम लोग इसी देश में रहने वाले हैं ना, तो हम लोग भी उस बात को जानते हैं। और जहां तक मैं एक करेक्शन करना चाह रहा था बीच में, कि जब ये कहा गया था कि 2014 के पहले विपक्ष नहीं था और उसके बावजूद भी संसदीय समितियों में जगह दिया गया, तो मैं उस चीज को करेक्ट करना चाह रहा हूं कि विपक्ष था, विपक्ष का नेता नहीं था। और जब संसदीय समितियों में जगह देने के बारे में बात आती है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के हिसाब से चलता है, जिसमें कि हर पार्टी का यथासंभव प्रतिनिधित्व रखने की व्यवस्था हमारे संविधान की है और उसके तहत दिया गया। समय खत्म हो गया। ठीक है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में जोरदार जवाब दिया, उस पर विपक्ष जो है वो परेशान है, कहीं ना कहीं सवालों का जवाब भी दिए और कहीं नए सवाल खड़े भी किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज इतना ही राजधर्म में। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।